नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ। ये एक चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लॉ दिया स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज के लिए। देखिए, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है, मान चलिए यहाँ एक पॉइंट चार्जेस है Q1 और ये Q2। तो इस दोनों जो चार्ज है, इस दोनों के बीच में किस तरह के फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। यहाँ अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो वही बताना है कि कितना फोर्स से वहां पे रिपल्सन होगा। तो इसी के लिए हमारे गुलाम साहब ने एक लॉ दिया जिनका नाम था कुलॉम्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? कुलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of their charges, and दूसरा inversely proportional to a square of distance between them। ये लॉ बिल्कुल आपको फैमिलियर होगा आपने। ये कौन सा? G/m/r² से याद है, ग्रेविटेशनल में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। तो ये बिल्कुल वैसा ही लॉ है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बोलिए, वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, लेकिन चार्ज के केस में ये आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। फिर हमने कुछ अजम्पशन किए। मान के चलिए Q1 एक चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है। ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, मान के चलिए r डिस्टेंस पे ये दोनों ऐसा प्लेस्ड है। Q यहाँ रखा हुआ है, Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है। तो ये कूलॉम्स लॉ कैसे डिराइव होगा? देखिए, उन्होंने बताया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। तो Q1 Q2 प्रोडक्ट हो गया उसके चार्ज का। और दूसरा कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में क्या है? स्क्वायर करना है। ये देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। ये ऊपर था तो ऊपर, ये नीचे था तो नीचे हमने लिख दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी हटते ही यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया। इक्वल टू का साइन आया ना, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यहाँ पे सामने आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आता है हमेशा। कभी भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटेगा और इक्वल टू का साइन आता है ना, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट का काम क्या होता है? ये कांस्टेंट का काम होता है कि पूरे होल इक्वेशन को बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कभी कभार के को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी फिक्स होता है। ये कांस्टेंट है तो आपको पता है कांस्टेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4πε0। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप पाएंगे, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने इसको निकाल के रखा है, k इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स टू या फिर पर कूलॉम स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू है। तो ये हमारा सिंपल हो गया कूलॉम्स लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये ये जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ये परमिटिविटी होता है और इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, देखिए कूलॉम्स लॉ देखा हमने। अब कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। और वेक्टर फॉर्म क्यों देखते हैं ये भी मैंने लिखा हुआ है, क्यों इसका जरूरत क्या आने पड़ी। वेक्टर फॉर्म बहुत कुछ बताता है हमें। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, मान के चलिए दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों चार्जेस अपोजिट हो सकता है कभी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या केस बनेगा? जब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या केस बनेगा? तो इसी को बताने के लिए हमने कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखा है। देखिए क्या होता है। मान के चलिए दो सिमिलर चार्जेस ले लीजिए Q1 और Q2। Q1 Q2 दोनों सेपरेटेड है और r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो अभी हमको पता है ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। ये दूर जा रहा है, ये इधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर। तो आपको पता है ये इधर की ओर जा रहा है, मतलब क्या है? एक फोर्स तो इसको इधर की ओर धकेल रहा है। F12 मैंने लिखा है, F12। F12 का क्या मतलब है कि चार्ज वन, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन
ड्यू टू चार्ज टू, F12 का मतलब समझिए, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू चार्ज टू, देखिए लिखा है मैंने। अब इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। अरे भैया ऐसा है कि ये Q1 को ऐसा दूर कौन ले जा रहा है, ये ऑटोमेटिक दूर थोड़ी जा रहा है, इसको कोई ना कोई तो लेके जा रहा है ना, तो वो तो ये है, ये अगर यहाँ नहीं रहता तो इसको दूर तो नहीं ले जाता, ये वैसे का वैसे ही रहता, लेकिन ये है इसके लिए इसको दूर धकेल रहा है। अब ये Q1 है, इसके लिए Q2 को दूर धकेल रहा है, तो ये दोनों अलग अलग। लेकिन ये यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर ये क्यू, ये R12 हो जाएगा, ये R12 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस, ये R21 हो जाएगा 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब देखिए अब हम निकालते हैं F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जब 1 2 आप लिखेंगे ना और चार्ज सिमिलर होगा तो आपको ये 2 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2 1। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ये दूर जा रहा है, ये F12 जो है ना फोर्स, इसको दूर धकेल रहा है। धकेल कौन रहा है, तो ये Q2 धकेल रहा है, और Q2 का यूनिट वेक्टर क्या है, R21 है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब सिमिलरली F21 की बात करेंगे, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फिक्स है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये दूर जा रहा है, ये दूर किसके वजह से जा रहा है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो वो इसके वजह से एक्ट हो रहा है, ये वाला यूनिट वेक्टर की वजह से। समझ के बात को, एक सेकंड, चल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, F12 F21 आप निकाल लेंगे। अब बात आई कि मान के चलिए दो चार्जेस है, हमें उस दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, उस दोनों के बीच में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और वो दोनों जो है वो डिसिमिलर चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। देखिए Q1 हमारा पॉजिटिव ले लिया और Q2 नेगेटिव ले लिया। अब देखिए ये जो है वो फोर्स किधर की ओर जाएगा, ये चाहेगा कि इससे आके मिल जाए, नहीं क्या, F12 मतलब force exerted on charge 1, force exerted on charge 1 due to charge 2, ये सेकेंड चार्ज के वजह से ही इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए F21 मतलब सेकेंड चार्ज जो है वो फर्स्ट चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमने इतना कुछ लिखा। ये R12 और R21 ये तो वैसे ही हुआ। अब ये F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप, ये R12 कैप क्यों हुआ आपको पता चला, 12 कैप क्योंकि ये अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव होता तो ऐसा नहीं लिखते, ये अट्रैक्टिव है इसके लिए 12 लिखा। अब यहाँ पे 2 1, ये 12 है यहाँ पे ना, इसके लिए यहाँ पे 12 लिखा अट्रैक्शन में। अब फोर्स 2 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये 2 1 का 2 1। तो ये दोनों हमने कर लिया है। अब बात आए कि भैया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए क्या है, R12 कैप इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस R21 कैप। देखिए R12 का क्या मतलब है, R12 डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, R12 का क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम, R12 का क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू सेकेंड। और R21 का क्या मतलब है, R21 का क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 टू 1, या फिर आप ऐसा ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू 1, ये उल्टा। और आपको पता है कि उल्टा होता है मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो क्या लगा देते हैं उसमें, माइनस साइन। मतलब ये डिस्टेंस मान के चलिए 5 मीटर है, ये नॉर्थ से साउथ, ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं 5 मीटर, और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं 5 मीटर, तो दोनों तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों का अलग अलग है, तो एक में माइनस साइन लगा दिया, ये माइनस साइन लगा दिया। अब चूंकि माइनस साइन होता है यूनिट वेक्टर में, तो F12 और F21 ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट वर्ड हमको क्या याद दिलाती है, न्यूटन सर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या था वो मैं नहीं बताने वाला। इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब ये कोलंबियन लॉ वेक्टर फॉर्म जो है
ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। सेकंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है वेक्टर फॉर्म का, देखिए एज इट एक्ट्स अलोंग द F12 और F21। आपने देखा है फोर्स जो है या तो F12 या फिर F21 इसी दो डायरेक्शन में एक्ट करता है, 1 से लेके 2 तक या फिर 2 से लेके 1 तक। कहाँ से 1 से लेके 2 तक या फिर 2 से लेके 1 तक। अब चूंकि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ इस साइड या फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या हो रहा है, मैं एक ही लाइन, ये देखिए Q1 और Q2 ये दोनों एक ही लाइन से ज्वाइंट है ना, Q1 और Q2 एक ही लाइन से ज्वाइंट है। कैसा है, एक ही लाइन से ज्वाइंट है। along line joining the centers of two charges means it is central force। अब ये चूंकि एक ही लाइन से ज्वाइंट है दोनों का सेंटर, इसके लिए ये किस तरह का फोर्स है, ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। मींस कोलंबियन फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स है। और एक पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, कोलंबियन लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं और ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे कि ये दोनों चार्ज है, इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि चूंकि मैंने इसके वो डेफिनेशन में मैंने बताया आपको कि पॉइंट चार्जेस क्या होता है, तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर पॉइंट चार्ज क्या होगा। स्टेशनरी का तो हम पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट स्टडी ही इस चीज का है, सारे चार्जेस इन रेस्ट। तो वो अभी हम देखेंगे आगे। देखिए कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस पे बात करते हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ किस किस ऐसा क्या मैं बोलूं किस किस पैरामीटर में वो काम करना बंद कर देता है, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा, तब तो हम कूलॉम्स लॉ लगा पाएंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। देखिए दो चार्जेस के बीच में हम लोग निकालते हैं, आगे जाकर सुपर पोजिशन भी आएगा बहुत सारे चार्जेस का, वो बात की बात है, लेकिन वो जो चार्ज है, जितने भी चार्जेस है वो सारे रेस्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि घूमता हुआ, अगर घूमना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैट के बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट के बाहर आया तो कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आ जाएगा, तो हम लोग बियॉन्ड लिमिटेशन हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है। दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन Q1 एंड Q2, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेपरेशन होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियर सेपरेशन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेपरेशन, न्यूक्लियर सेपरेशन, न्यूक्लियर सेपरेशन क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁻15 मीटर से भी छोटा होता है ना, -15 से भी छोटा होता है ना, 10⁻⁻15 मीटर से भी छोटा अगर होता है ना दो चार्जेस पास में, तो वहां पे कोलंबियन फोर्स एक्ट करना बंद हो जाएगा। वहां पे कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो क्या है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अब मैं बता दूं पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिसका साइज साइज जो है वो दो दो पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस से भी छोटा हो। अब सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ मैं। मान के चलिए Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर, हालांकि होगा कभी नहीं, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ये जो चार्ज Q1 है, तो Q1 चार्ज का डायमेंशन क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो 2 मीटर से छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 मीटर से हमेशा छोटा होना चाहिए, बस ये समझ लीजिए, 2 मीटर से छोटा, मतलब 1 मीटर या 0.5 मीटर समझिए, या फिर 0.0001 मीटर, इतना छोटा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो वैसे चार्जेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज। मतलब डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, Q1 Q2 डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट का ये जो चार्ज है, चार्ज का साइज क्या होना चाहिए, इस चार्ज का साइज, उस चार्ज का साइज 0.0001 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए।
तो टाइम हो चुका है, आज के लिए काफ़ी है। हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। उस समय मैं बताऊंगा परमिटिविटी क्या होता है और इसके आगे की बात। चलिए, थैंक यू।